वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। अनु स्टोरी टेलर में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि मैं अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए आगे से ला सकूं। आज की कहानी की शुरुआत होती है एमा नाम की एक बूढ़ी औरत के साथ, जो एक बर्फीले जंगलों के बीच अपने पति द्वारा बनाए गए एक घर में रहती है। एमा की जिंदगी उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन उसके पति ने उसका साथ छोड़ा था। उन बीते लम्हों को याद करके आज वो बेहद भावुक हो जाती है। आज उसको पूरे 1 साल हो गए हैं। उसकी यादों को उसने बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखा हुआ है। उसने सोचा वो अपने पति की अस्थियां उसकी पसंदीदा जगह पर जो है वो बहा दे। वो असल में एक लेक के पास जा रही है जो मौसम के उससे वो जो है एकदम से जम चुकी है, मगर फिर भी वो चाहती कि मेरे पति की जो है आखिरी इच्छा जो है वो पूरी कर सके। पता नहीं अंग्रेजों को क्या दिक्कत होती है, आखिरी इच्छा के चलते वो अपनी ही मौत प्लान कर रही है। वो एक गाड़ी में थी तो ट्रक में थी, मतलब ट्रक चलाते समय उसने अपने हस्बैंड की फ़ोटो को जो है आगे रख लिया ताकि वो जब भी किसी प्रॉब्लम में आए तो उसे हस्बैंड की फ़ोटो देखकर उसे ये फील हो कि हस्बैंड उसके साथ ही है। जो गाड़ी में न्यूज़ चल रही है रेडियो पे, सभी को अलर्ट किया जा रहा है कि मौसम जो है आने वाले दिनों में जो है, आज तो ख़राब है ही, आने वाले दिनों में और ज़्यादा ही ख़राब होने की संभावना है। ये जो वार्निंग थी गवर्नमेंट की तरफ से थी उस एरिया के लोगों के लिए कि आगे जो है ठंड का प्रभाव बढ़ने वाला है। और जो है मौसम विभाग से यही सूचना दी जाती है कि कोई भी बिना वजह जो है घर से बाहर ना निकले। बहुत ज़्यादा ही रेयर केस हो, कोई ज़्यादा ही मुसीबत हो तो ही वो घर से बाहर निकले। यह जो प्रॉब्लम होती है वो एमा को भी फेस करनी पड़ जाती है। आगे चलते चलते जो उसकी गाड़ी होती है उसे ये प्रॉब्लम फेस करने लग जाती है, क्योंकि जो है बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। उसकी जो गाड़ी है तकरीबन उसी रास्तों से निकलने वाली होती है। अब बर्फ़ जो गिरनी है वो चालू हो जाती है। उसकी विंडशील्ड जो है आगे जो गाड़ी की है उस पे बर्फ़ गिरती है, तो उससे मालूम चलता है कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब होने लग गए हैं। और हालात ख़राब होने के साथ साथ जो उसकी गाड़ी है वो भी अब चलना जो है तकरीबन नामुमकिन सा होने लग जाता है। उसको भी फ़ील होने लग जाता है कि वो आगे अब ड्राइव थोड़ा मुश्किल तरीके से ही कर पाए। अब अचानक से रास्ता जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। एमा जो है अपनी गाड़ी को किसी तरह आगे आगे चलती जाती है। आगे जाके बर्फ़ ने पूरा उसके रास्ते को ढक दिया होता है। वो सोचती है कि वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाती है और वो सोचती है मैं थोड़ा मैप को देख के अंदाज़ा लगाऊँ कि अब मुझे कहाँ जाना है। मगर जैसे ही वो मैप को देखती है वो और ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हो जाती है। उसे लगता है कि अब जो मैं क्या करूँ? आस-पास नज़रें दौड़ाती है। आस-पास सिवाय बर्फ़ के अलावा और कुछ नहीं होता। अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ के पीछे-पीछे जाती है तो आगे एक लकड़ी का कॉटेज होता है जहाँ से उसको आवाज़ आ रही होती है। जैसे ही वो ट्रक से बाहर निकल के थोड़ा चलती है तो उसे ज़मीन पर जो है थोड़ा-सा खून गिरा हुआ दिखाई देता है। उस खून को देख के उसे थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाता है और कुछ ऐसा अजीब-सा उसे फ़ील होता है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना। एक बार को तो उसे लगा कि वो अपने कदम वापस ले ले और अपने मन से ही चले, मगर रास्ता कठिन था तो उसे तो थोड़ा-सा तो वहाँ पूछना ही ज़रूरी था। थोड़ा-सा आगे जाती है, वहाँ पर एक बूढ़ा जो है आदमी वो होता है, वो एमा को अचानक देखते ही घबरा जाता है, जिससे एमा जो है उससे माफ़ी माँगती है कि मेरी वज़ह से आप घबरा गए, मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मैं बस मुझे यहाँ का थोड़ा-सा रास्ता जानना था। तो उस बूढ़े से वो झील का रास्ता पूछती है, वो बूढ़ा बताता है जो झील है वो इस जो पहाड़ है उसके दूसरी तरफ है, मतलब उसको जाने में थोड़ी कठिनाई होगी और रास्ता भी थोड़ा लंबा होगा। एमा को थोड़ा कन्फ्यूज़न थी, तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए उस शख़्स से एमा ने पूछा कि ये खून किसका है? किसी जानवर का है, क्या है? तो क्या ये खून है? तो उस शख़्स ने बोला हाँ, ये मतलब किसी जानवर का खून है, मतलब उसको चोट लग गई थी, इसीलिए ये यहाँ पर मतलब डाग्स जो है वो यहाँ पर रखे पड़ गए हैं। अब एमा जो थी रास्तों को पार करते हुए अपने ट्रक को जो है गाड़ी को वो लेते हुए उस झील के पास पहुँच चुकी थी। अब वो अपने पति की अस्थियाँ लेके आखिरी निशानी लेके पास में अपने मतलब क्लोज़ली उसको फ़ील करती है और उसे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर ये अस्थियाँ जो है वो बहानी पड़ेगी। उसे ये फ़ील होता है कि अब ये जो मेरे पति की निशानी है ये मुझे अपने से अलग करनी पड़ेगी। और वो याद करती है वो पुराने दिन जो कि इसी झील पर जो है वो पहले अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आया करती थी और कुछ बहुत हसीन पल जो है यहाँ पर बिताया करती थी। अब अचानक से एमा जैसे ही अस्थियाँ बहाने के लिए मतलब उनकी निशानी के लिए बाहर निकालती है तो वो याद कर रही है, तो उस मोमेंट को सडनली उसको एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है। अब बताइए ये उतनी उस जगह पे ऐसा गोली चलना कैसे हो सकता है? तो एमा घबरा कर सोचती है कि मुझे छुप जाना चाहिए। वो वापस भाग के आती है और अपनी गाड़ी के पीछे जो है वो छुप जाती है। तो वो छुपे-छुपे देखती है कि वहाँ पर जंगल की तरफ से एक लड़की जो है बिल्कुल ख़राब हालत में दौड़ती हुई आती है अपने आप को बचाने के पर्पज़ से, और उसके पीछे यकीन मानिए, यकीन नहीं आएगा आपको, और उसके पीछे वही बुड्ढा आदमी था
जो गोली लेके आ रहा था उस लड़की को वार्न करते हुए कह रहा था कि अब इससे आगे तुम गई तो मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा। देखा, खुद बुढ़े में कुछ ज़रूर गड़बड़ दिख रही थी पहले से। अब गोली देखकर वो जो लड़की थी घबरा कर उस बुड्ढे के जो है वो साथ चल पड़ी। अब आप लोगों की तरह ही एमा के मन में भी ऐसे ही कुछ कई सवाल थे कि आखिर ये शख्स है कौन और ये कर क्या रहा है, आखिर ये लड़की इस कंडीशन में आई कैसे। अब एमा क्या करती है कि वो अपनी गाड़ी को छोड़कर वो पैदल ही आगे निकल लेती है, जंगल को थोड़ा सा क्रॉस करती है, जहाँ से गाड़ी आई थी वहीं से वो वापस उसी बुढ़े आदमी के कॉटेज तक पहुँच जाती है। और वो उसके मन में ये ख्याल आता है कि क्या हो सकता है वो लड़की अंदर हो, मैं जाकर देखती हूँ और उसे थोड़ा सा वहाँ पे बचा लेती हूँ। तभी उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पे जाती है जो कि अपनी कार लेकर कहीं पर उसी वक्त जा रहा था। तो यही अच्छा मौका था, एमा को लगता है मैं इसी मौके की तलाश है कि मैं इस टाइम ही अंदर जाके देख सकती हूँ कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। फटाफट एमा जाती है उस घर के अंदर, खिड़की से देखती है तो मगर वो मतलब गेट जो है वो लॉक होता है। तो वो बेसमेंट में जाने वाला जो है एक दरवाज़ा टाइप में होता है, जगह होती है, खिड़की बनी होती है, वहाँ से जैसे ही झाँकती है तो उस बेसमेंट के अंदर वही लड़की होती है जो जंगल से भागती हुई वहाँ पर आई थी। एमा उससे इशारों में बात करने की कोशिश करती है कि इस लड़की के साथ हुआ क्या मैं पूछूं, मगर दूर होने की वजह से और उसके मुंह पे टेप लगने की वजह से वो जो है वो पूछ नहीं पाती, ना ही वो लड़की उसे कुछ बता पाती है। अब लड़की को भी थोड़ा-थोड़ा ऐसा लगता है कि इतनी सुनसान और ऐसी जगह पे ये जो लेडीज़ है मेरी मदद करने आखिर यहाँ पर पहुँच ही कैसे गई है। उसको भी अचंभा सा लगता है और थोड़ा-सा अजीब भी फ़ील होता है, बट उसे अच्छा भी लगता है कि मेरी मदद करने के लिए एटलीस्ट कोई आया तो है। अब अचानक से वो कार जो है वो वापस आने को होती है। एमा डर जाती है और साइड में जो है वो छुप जाती है। देखती है उस गाड़ी से वो आदमी, बुढ़ा आदमी निकलता है, प्लस उसकी बीवी भी निकलती है जिसके हाथ में एक गन होती है। इससे एमा समझ जाती है कि जो है ये दोनों ही मिले-जुले हैं इसमें और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। वो उस काँच के जो है ग्लास में लिख देती है कि मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी यहाँ पर। ये जो मैसेज होता है उस लड़की के लिए होता है जो अंदर बंद थी। इससे उसको भी थोड़ा-सा हिम्मत मिलती है कि हाँ चलो, मेरे लिए मदद लेके ज़रूर आएगी, और वहाँ से एमा निकलने की सोचती है। अब इस वाक़ये में जो था वो बुड्ढा आदमी और उसकी पत्नी दोनों ही मिले हुए थे। वो जो लेडी थी वो ये बोल रही थी अपने वाइफ़ से, हस्बैंड से सॉरी, कि आज हम जो है अपना शिकार वो कर लेंगे, जो कि वो उस लड़की के बारे में ही बात कर रहे थे। इससे पता चलता है कि खतरा कितने ज़्यादा लेवल पर है। अचानक से उस बुड्ढे आदमी की जो वाइफ़ होती है उसके नोज़ से ब्लीड होने लग जाता है, ब्लड बहने लग जाता है। तो वो ब्लड साफ़ करने के लिए जैसे ही गर्दन नीचे करती है तो उसे वहाँ पर एक रेड कलर का ग्लव्स दिखता है जो कि था एमा का। अब वो समझ जाती कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई ऐसा शख्स आया है जिसको हमारे राज के बारे में पता चल चुका है। अब सडनली वो जो लेडी होती है वो फटाफट भाग के उसी जगह जाती है जहाँ पर वो लड़की जो है वो बंद होती है। उसकी उसी कांच के ग्लास में उसकी नज़र पड़ती है जहाँ पर एमा ने मैसेज लिखा हुआ था। अब इससे वो लेडीज़ जो है वो श्योर हो जाती है कि यहाँ पर वो कोई ना कोई आ चुका है। यह जानने के लिए वो अपने हस्बैंड से ग्लव्स दिखाते हुए पूछती है कि यहाँ पर कौन आया था। अब उसका हस्बैंड कहता है कि मैं तो नहीं जानता यहाँ पर कौन आया है, मगर ये पक्का है कि यहाँ पर कोई ना कोई आ चुका है और इसको देख चुका है। अब इससे हमें थोड़ा सा रिस्की है। अब वो बुढ़ा शख्स जो होता है वो अपनी वाइफ को कहता है यहाँ पर एक लेडीज़ आई थी झील का रास्ता पूछने के लिए, हो सकता है ये उसी का ग्लव्स हो। अब इस पर जो वो बुढ़े की बीवी होती है, जो वाइफ होती है, वो अचानक से लाल पीली हो जाती है, गुस्से में भर जाती है। वो कहती है कि ये क्या किया तुमने, यहाँ पर किसी को आने क्यों दिया, और अगर ये उसी लेडीज़ का ग्लव्स है जो यहाँ पर आई थी पता करने रास्ता, तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब अचानक से वो बुड्ढा आदमी और लेडीज़ जो है, वो जो लेडीज़ होती है बहुत तेज़ होती है भाई साहब, वो एक बंदूक उठाती है और उसको एमा को ढूँढने निकल पड़ती है जंगल की तरफ या झील की तरफ, क्योंकि उसे पता चलता है झील का पता तो उसने पूछा ही था उसके हस्बैंड से। अपने हस्बैंड को भी साथ ले जाती है। अब वहाँ जाते-जाते वो सोचती है कि मैं आज एमा को जो है गोली मार दूँगी, मगर एमा के पास जो है अपने हस्बैंड का बनाया हुआ एक शेड था जिसको लेकर वो यहाँ पर पहले पिकनिक मनाने आया करते थे। उसी शेड को एमा अपने दिमाग से सोचती है आज मैं इसी शेड को अपनी ढाल बनाती हूँ। उस शेड को एमा लगाती है और उसी के अंदर होती है, और जैसे ही वो लेडीज़ जो है बंदूक लेके आगे बढ़ रही होती है, तो वो एकदम से अचानक से जो उसका हस्बैंड बुड्ढा होता है उसका पैर जो है वो झील के जो बर्फ़ होती है उसमें फँस जाता है। फँसते ही वो थोड़ा-सा लेडीज़ आगे बढ़ती है बंदूक लेके, तो वो ऐसा एक गड्ढा होता है झील का जिसकी बर्फ़ न
अचानक से उस झील में वो जो है एमा, वो जो बंदूक लेके लेडीज़ होती है वो गिर जाती है, क्योंकि एमा ने ही उसको जो है ऐसा बनाया होता है, नरम कर दी होती है, जिससे कि वो उस झील में डूबने लग जाती है। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एमा फटाफट उनके वही कॉटेज में जाती है लकड़ी वाले में, और उसी बेसमेंट में घुस जाती है जहाँ पर वो लेडीज़ होती, लड़की कैद थी। मगर बेसमेंट में जाते ही एक ऐसा डोर आता है जिसमें कि लॉक लगा हुआ था। यार, ऐसे मौके पर भी लॉक क्यों लगा होता है, काश खुला होता है। वो फटाफट अंदर घुस जाती है। तभी एमा को ऐसा लगता है कि कम से कम मैं इस मौके का फ़ायदा तो उठाऊँ, तो एमा फटाफट भाग के जाती है उसी कॉटेज में, और वहाँ पर वो बेसमेंट में जाने की कोशिश करती है। बस बेसमेंट में जैसे ही वो जाने लगती है, उसे अचानक से देखती है वो कि जो बेसमेंट का डोर होता है उसमें ताला लगा होता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए और वक्त को ज़ाया ना करते हुए वो सोचती है मैं इस ताले को तोड़ देती हूँ। तभी अचानक वो उस लड़की के पास पहुंचती है और देखती है कि उस लड़की के हाथों में जो है जंजीरें बंधी हुई थी। अब एमा उस जंजीरों को खोल तो नहीं सकती थी, वो उस लड़की को आश्वासन देती है और उसके मुंह से टेप हटा के पूछती है कि तुम कौन हो। बट वो लड़की कहने की कुछ हालत में ऐसी थी नहीं। बेसमेंट का नज़ारा बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक था। उस लड़की को वहाँ पर पता नहीं कितने दिनों से कैद कर रखा हुआ था। तो वो लड़की कुछ कह तो नहीं पाती, बट एमा जो है उसको एक भरोसा दिलाती कि मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकती, मगर मैं दोबारा आऊँगी और तुम्हें यहाँ से आज़ाद कराकर ज़रूर लेके जाऊँगी। ये कहते हुए एमा अपना दिमाग का इस्तेमाल करती है और फटाफट जाके वो वैसे ताला तोड़ने की तो बहुत कोशिश करती है, मगर ताला नहीं टूटता उसके हाथ का। फिर वो क्या करती है, फटाफट जाती है और सारा जो है नलके का पानी खोल देती है बेसमेंट का, ताकि फटाफट वहाँ पर पानी भर जाए और जो है माहौल जो है वो थोड़ा और ठंडा हो जाए। और जो उनकी लकड़ियाँ बची हुई थी उन दोनों मियाँ बीवी की, जो हस्बैंड वाइफ थे, बुड्ढा बुड्ढी, उनकी लकड़ियाँ भी जो है वो भिगोने के लिए पानी में डाल देती, ताकि वो इसका यूज़ ही ना कर पाए। एमा जब बाहर निकलती है घर से आके, तो अचानक से उसको जो बुड्ढे की जो वाइफ होती है वो दूर से उसको देख लेती है और गोली चलाने की कोशिश करती है, मगर वो चलाती नहीं है। इससे उसको लगता है एमा को पता चल जाएगा। बट दूसरी बार वो सोचती है इसको सबक सिखाना ज़रूरी है, तो वो फायरिंग कर देती है। अचानक से गोली छूती हुई एमा के हाथ से निकलती है। एमा को कुछ और जगह तो नहीं, मगर हाथ में ज़रूर इंजर्ड हो जाता है। अब वो बचते बचाते जो है एमा जो है वो ट्रक के सहारे आगे निकल जाती है, ट्रक को छोड़कर बस बचने की कोशिश करने के लिए। अब वहाँ पर वो बुड्ढा बुढ़िया पहुँचते हैं, एमा तो वहाँ से निकल जाती है, मगर वो जब दोनों हस्बैंड वाइफ पहुँचते हैं, तो हस्बैंड जो है पानी से वो भी भीग चुका होता है और लेडीज़ भी भीग चुकी होती है। अब उसे ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होने की कोशिश करनी चाहिए थी, जिससे कि उसकी जान को खतरा हो जाता, बुड्ढा मर सकता था, मर ही जाता तो अच्छा होता। मगर क्या करे, वो लेडीज़ घर का देखती है हाल, तो पूरा हाल बुरा होता है, सब जगह पानी ही पानी होता है। अब जल्दी से जल्दी उस एजड जो आदमी था उसको भी गर्म आँच की ज़रूरत थी, ताकि वह ज़िंदा रह सके। अब देखते हैं लकड़ियाँ भी भीगी होती है। अब उनको समझ आता है कि हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो बाहर से सूखी लकड़ी लाई जाए और यहाँ पर जलाई जाए, या फिर इंतज़ार किया जाए कि कोई और आए और उनकी मदद करे। अब बेचारी आंटी, एमा आंटी जो होती है, वो फटाफट अपने ट्रक की तरफ जाती है और अपने ट्रक को खुद ही अपने हाथों से ठीक करने लगती है। अब ठीक तो वो कर नहीं पाती, आनन-फानन में वो देखती है उसके हाथों में भी चोट लगी होती है, खून बह रहा होता है। इसको नज़रअंदाज करते हुए वो अपने हाथ में देखती है जैसे, तो क्या होता है, अचानक ऐसा होता है उसकी जो रिंग होती है, शादी की जो रिंग होती है वो कहीं मिसप्लेस हो जाती है, गुम जाती है। अब उसे ये यकीन होता है कि जहाँ मैंने बर्फ़ में गड्ढा किया था हो सकता है वहीं मेरी रिंग गुमी हो। अब वो जाके वहाँ बहुत ढूँढती है, मगर उसे रिंग नहीं मिलती बेचारी को। वो फिर सोचती है, अपने पुराने दिन याद करती है कि वो रिंग वही थी जिसे देखकर उसके हस्बैंड ने उन्हें पहली बार जो है शादी के लिए प्रपोज़ किया था। अब वो अचानक से उसकी नज़र पड़ती है, वहाँ पर एक गन रखी होती है जो वो बूढ़ा शख्स वहाँ पर छोड़ के चला गया होता है, जब वो पानी में गिरा होता है। अब उस गन को वो लेती है और प्रण लेती है और अपने पास गन रख लेती है, ये सोचते हुए कि मैं उस लड़की को अब मैं जो है वो बचा कर ही रहूँगी। अब वो बुड्ढी जो थी, बड़ी दिमाग वाली थी, वो तो आई और गाड़ी में जो थे, गाड़ी में हीटर ऑन किया और फटाफट अपने हस्बैंड को लेकर उसमें घुस गई। अब वहाँ पर थोड़ी स्थिति थोड़ी सी नरम हुई, तो उसने अपने हस्बैंड से बोला कि हमें सुबह तक ये सब चीज़ यहाँ पर सफाई करनी पड़ेगी, ताकि किसी को कोई भी सुराग ना मिल सके। अब वो दोनों अपने अंदर जाते हैं, वो अपने हस्बैंड को बोलती है, बुड्ढी जो होती है, कि तुम जो है ऊपर ऊपर का सामान उठा लो और मैं थोड़ी यहाँ पर सफाई कर देती हूँ। अब वो बुड्ढी ये डिसाइड करती है, वैसे तो बुड्ढी मैं बोल रही हूँ, मगर जो फॉरेनर्स होते हैं ना बुड्ढे, वो ज़्यादा जवान होते हैं यंग से भी। वो बुड्ढी क्या करती है, वो अपना दिमाग चलाती है और कहती है कि हम यहाँ पर सफाई तो नहीं कर सकते, हम यहाँ पर ये लड़की को ही यहाँ से निकाल के ले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं।
अब वो इस पर जो है उसका हस्बैंड रेडी नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादा चलने की कंडीशन में नहीं था, मगर वो मानती नहीं है, बुढ़िया अपने साथ ले जाती है और कहती है चलो यहाँ से चलना पड़ेगा। जैसे ही चलते हैं वो बंधक लड़की को लेके चल रहे होते हैं हाथ बांध के, तो उसे उन्हें अचानक से वो मेल को याद आता है कि मेरी बंदूक तो नदी में ही छूट गई है। इस पर जो बुढ़िया होती है वो और ज़्यादा गुस्सा करती है, उसको एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती है, कहती है जा अपनी बंदूक वहाँ से जो है वो ले कर आओ। अब जो बुड्ढी थी वो ये डिसाइड करती कि हम स्लॉट लेके वहाँ पर नदी पे जाते हैं और वहीं पर लगा के वहीं रहते हैं, और वो ये लड़की को भी हम अपने साथ ही रखेंगे। अब इस पे वो तैयार तो होता नहीं है उसका हस्बैंड, मगर इससे ये पता चलता है कि सारी सिचुएशन जो है या फ्यूचर में जो भी ये भुगतने वाले हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट उस बुड्ढी को ही जाता है, उसकी वजह से ही उसका हस्बैंड ये सब कर रहा है। तो वो गुस्से में फटाफट खींचता है स्लॉट को और वहाँ पे फिटिंग करने लग जाता है। ये जो है दृश्य दूर से एमा देख रही होती है, उसे लगता है अच्छा ही मौका है कि मैं अब जाकर उस लड़की को कॉटेज से निकाल सकती हूँ, मगर उसे तो ये पता ही नहीं होता कि लड़की तो कॉटेज में है ही नहीं, है अपने साथ ही लड़की को भी ले आए हैं। मगर एमा वहाँ जाती है, वहाँ जाकर उसे लड़की नहीं मिलती, मगर एमा को लगता है अब जो मेरे हाथ में बंदूक गोली लगी है, मैं उसका थोड़ा यहाँ इलाज ही कर लूँ, क्योंकि वहाँ पर उसे कई औजार ऐसे मिलते हैं जिससे वो ट्रीटमेंट ले सकती है। अब थोड़ा एमा को थोड़ा रिलैक्स होता है, अब वो सोचती है नेक्स्ट मुझे ये करना चाहिए, मैं मुझे रेडियो लाने के लिए थोड़ा ठीक करना चाहिए रेडियो, ताकि नेटवर्क थोड़ा सा मिल जाए। अब वो यही ला के जो वो बुड्ढे होता है उसकी कार से रेडियो लाती है और उसे कनेक्ट करने लग जाती है। पहले तो कनेक्ट नहीं होता, मगर कुछ ठीक ठाक करने के बाद जैसे ही कनेक्ट होने वाला होता है, दूसरी तरफ से आवाज़ आने ही वाली होती है, एमा कुछ अपनी प्रॉब्लम बताने ही वाली होती है, पीछे से वो बुड्ढा पता नहीं कहाँ से आ जाता है और उसके सर में ज़ोर से दे मारता है। अब उस बूढ़े की भी इतनी खतरनाक हालत थी कि वो भी ज़्यादा एमा से लड़ नहीं सकता, और एमा भी थोड़े घायल ही थी, मगर एमा इतनी नहीं थी कि उसका मुकाबला नहीं कर सके, मगर बुड्ढे की ज़रूर हालत ख़राब कर दी थी एमा ने, उसको घायल करके लेटा दिया था पटक पटक के मारने के लिए। अब बुड्ढा जो है वो अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है और एमा को बताता है कि दरअसल इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, जो भी वो करता है वो अपनी बीवी के कहने पर ही करता है। अब एमा जैसे उस पर बंदूक तानती है वो सच बोल दे रहा है, देखो अगर इंडियंस होते ना तो बीवी की कहीं पर चलता तो अच्छा बनता, ये फॉरनर्स है, बीवी के कहीं पर चलेगा तो डूबेगा ही डूबेगा। अब वो बुड्ढा बोलता है एमा को, भैया मैंने कुछ नहीं किया, जो करती है मेरी बीवी करती है, उसका मानसिक संतुलन थोड़ा क्रैक है, क्या करे। जो लड़की हमने किडनैप करी है वो भी इसलिए वो बार बार मरने की कोशिश करती है, अपने आप को मारने की कोशिश करती है, मगर मेरी बीवी उसे मरने नहीं देती और कहती कि मैं खुद इसको मारूंगी, अगर मैं इसको मारूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। बताओ क्या मेंटालिटी है भाई, अच्छे बंदे को मार दो तो तुम्हारा दिमाग खुद ही ठीक हो जाएगा। अब वो गिड़गिड़ाता है ऐसा कि एमा को खुद ही उस पर तरस आ जाता है। वो बुड्ढा बोलता है कि मुझे सिर्फ डॉक्टर के पास जाने दो, मेरी जान बच जाएगी, वैसे भी मैं ज़्यादा जिंदा रहना नहीं रह सकता हूँ भैया। एमा कहती ठीक है तुम जा सकते हो, मगर एक शर्त पे, तुम पहले पुलिस को कॉल करके यहाँ पर खुद बुलाओगे, और जो है जाने से पहले तब मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो फिर ये सोच के बुड्ढा कहता है ठीक है मैं मान जाता हूँ। तो बुड्ढे को थोड़ा सा ये होता है कि हाँ चलो ये मेरे पे वो कर रही है, तो वो उसकी जो रिंग निकाल के वो उसे दे देता है एमा को, कहते हैं ये झील के किनारे मुझे तुम्हारी रिंग मिली थी, ये लो तुम्हारी रिंग देखते ही एमा जो है बहुत खुश हो जाती है। अब एमा उसे छोड़ देती है, वो बुड्ढा गाड़ी लेके आगे चलने लग जाता है। गाड़ी जैसी आगे बढ़ती है, आगे देखता है उसकी गाड़ी के आगे उसकी वाइफ की गाड़ी खड़ी हो जाती है। वो उसकी वाइफ कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मैं ज़ख्मी हूँ, मैं बीमार हूँ। तो वो जो बुढ़िया होती है वो बोलती है मैंने तुम्हें झील के किनारे जाने को बोला था, वहाँ वो लगाने को बोला, तुम वहाँ क्यों नहीं गए। तो वो कहता है यार मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं ये अभी नहीं कर सकता। वो बुढ़िया तो वैसे भी मेंटल होती है, वो सोचती है ये मुझसे छुटकारा पाना चाहता है, मुझे छुटकारा पाना चाहता है, इसलिए मुझे छोड़ के भाग रहा है। वो ऐसा बोलते ही उसे गुस्सा आता है, गुस्सा आते उसके नाक से खून निकलने लगता है। वो अपनी जो है कंडीशन की परवाह नहीं करती और अपने वो जो बुढ़े पे है वो गोली ऐसे तान देती है। तानती है तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो एमा होती है वो जो है ट्रक के पास खड़ी होती है। अब वो एमा जो है वो दिमाग चलाती है, दिमाग बहुत था उसमें, लेडीज़ में दिमाग बहुत था। वो क्या करती है अपनी जो गाड़ी होती है ना, ट्रक होती है जो ख़राब होती है, उसे धक्का देकर थोड़ा सा दूर फेंक देती है रोड तक, और उसमें जो है आग लगा देती है। जैसे ही ब्लास्ट होता है वो सोचती है इस धुएं से, इस आग से कोई ना कोई उसके पास ज़रूर पहुँचेगा। होता भी ऐसा ही है, वो थोड़ा सा आगे चलती है तो आगे जाके दो पुलिस वाले उसके ऊपर बंदूक रख के पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो, ये सब। अब पुलिस वालों को धीरे धीरे एमा सारी चीज़ें बताती है। पहले तो पुलिस वाले सोचते हैं ये कहीं कातिल तो नहीं है, कुछ मतलब ऐसा कुछ तो नहीं कर रही, मगर बाद में उन्हें धीरे धीरे उसकी बातों पे यकीन होता है और वो उसके साथ सुनते ही उसके साथ जो है वो कॉटेज पे जाते हैं। कॉटेज पे जाते ही पहले बाहर एक गाड़ी खड़ी मिलती है उन्हें, उन बुड्ढा बुढ़िया की। वो उस गाड़ी के जैसे ही पास जाते हैं
अब जैसे ही पुलिस वाले उस गाड़ी में जाते हैं, उस गाड़ी के अंदर वो पागल बुड्ढी बैठी होती है। वो बुड्ढी उसको शूट मार देती है, दोनों पुलिस वालों को गोली मार देती है, और गोली ऐसे अंधाधुंध चलाती है कि एमा पर भी गोली लगने वाली होती है। एमा बचते बचाते अपने ही ट्रक के पीछे दोबारा से वो वहाँ पर, मतलब किसी गाड़ी के पीछे वो छुप जाती है। छुपते छुपाते में वो देखती है कि उस बुड्ढी ने अपने बुड्ढे को भी मार दिया होता है गोली से, बेचारे को। वो तो वैसे ही मरने वाला था, उसको क्यों जो मारा इसने, एक साथी था उसका, उसको वो ख़त्म कर देती है। इस पर वो एमा को पता चलता है ये पागल हो जाएगी पूरी तरीके से, वो सबको ख़त्म करना चाहती थी वो बुड्ढी। अब वो अचानक से एमा के पास जो गन होती है वो हाबड़ ताबड़ में चलाती है, और उस जो बुड्ढी लेडीज़ को होती है पैर में गन लग जाती है। 2-3 गन लगने के बाद वो एकदम से नीचे गिर जाती है और रेंगने लगती है। इसी चीज़ में, इसी कश्मकश में एमा जो होती है फटाफट जाती है और जो है बंदूक ढूंढने लगती है कि ताकि मैं उस लड़की को वो मैं बचा सकूँ। उस बचाने की कश्मकश में वो जो बुड्ढी लेडीज़ होती है वो दोबारा खड़ी हो जाती है, फिर बंदूक चलाने लग जाती है। एमा जो है बचते बचाते किसी तरह उस तरफ जाती है, किसी शेड में के नीचे जाती है, वो शेड में ही गोली मार देती है और सारी शेड उसके ऊपर गिर जाती है। बेचारी वो एमा बुड्ढी भी उसमें दब के बेहोश हो जाती है। जब उसे हो वो जब बेहोशी की हालत में होती है, बेहोशी की हालत में भी वो पल सोचती है जब वो अपने हस्बैंड के साथ साथ थी, जब उसका हस्बैंड जो है आखिरी सांसें ले रहा था। एमा उसके लिए नाश्ता प्रिपेयर करी थी। उसका हस्बैंड आखिरी सांस इसलिए ले रहा था क्योंकि उसके हस्बैंड को कैंसर था। वो हर एक पल अपनी वाइफ के साथ बिताना चाहता था, मगर जैसे ही अब एमा रियल लाइफ में आ जाती है, जैसे ही उसको बेहोशी से वो होश में आती है, तो वो अपने आप को उसी बेसमेंट में पाती है और उसी लड़की के साथ। क्यों मदद करने गई थी तू, क्यों गई थी। अब जैसे ही होश आता है उसको, तब वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। वो देखती है कि अपने सामने वही लड़की होती है जो पहले उसको बचाने के लिए आई होती है। अब वो उस लड़की को पहले तो आज़ाद करती है, दोनों आज़ाद हो जाते हैं। उसके बाद वो सोचती है मैं एमा जो सोचती है हम बेसमेंट में से बाहर निकलने की सोचते हैं। बेसमेंट से बाहर निकलने लगती है जी, वहाँ पर वो खड़ी होती है बाहर, बुड्ढी पहरा दे रही होती है। वो फटाफट बोलती है अंदर चली जा, नहीं तो मार दूंगी तेरे को। ये सोचते एमा डर के मारे वापस ही अंदर आ जाती है। अब एमा सोचती है कि इस औरत के इरादे हमको मारना नहीं है, अगर हमको मारना होता तो ये हमको बहुत पहले ही मार चुकी होती। वो उसको मारती नहीं है, इनका इरादा कुछ और ही होता है। वो जो होती है ना लेडीज़, बुड्ढी लेडीज़, वो इन दोनों को लेकर झील के किनारे जाती है अगले दिन। अब झील के किनारे जाते ही एक शेड लगा होता है, जिसको दूर से देखते ही ये लोग समझ जाते हैं इसके कोई इरादे कुछ अलग ही हैं। शेड के पास जाते तो उसके अंदर लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे औजार तकनीकी रखी होती है। मतलब वो समझ जाते हैं जी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, हमारे लीवरों का ही इस्तेमाल करना है इस बुढ़िया ने। अब वो जो है बुड्ढी जो है चाहती थी लीवर ट्रांसप्लांट करने के लिए। एमा कहती है तुम मेरा लीवर ले लो, मुझे वैसे भी अब जीने की इच्छा नहीं है। मगर वो बुड्ढी कहती है नहीं नहीं, मुझे तेरा नहीं चाहिए, मुझे जवान लड़की का लीवर चाहिए। बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, उसे अब जवान लड़की का लीवर चाहिए था। वो क्या करती है, कहती है कि नहीं तुम इस लड़की को, जो वो दूसरे नाम की लड़की होती है जवान होती है, उसको बांधो। एमा बांधती है मगर टाइटली नहीं बांधती है, टाइटली नहीं बांधती उसे ताकि वो उसे बचा सके। इतने में वो सारी जो बुड्ढी होती है वो तैयारी करती है उसे काटने पीटने की, तो उतने में जो एमा होती है उस पर हमला कर देती है, उसको नीचे गिरा देती है। आनन फानन में एक दूसरे के ऊपर हिट होता है। एमा फटाफट गन उठाती है, सोचती है मैं इस पे बुड्ढी पे चलाती हूँ गोली, मगर गोली में तो वो बंदूक में तो बुलेट थी ही नहीं। हा हा हा, क्या कर लोगे एमा। वहाँ जाती है एमा और उस पर हाथापाई करती है। हाथापाई में अचानक उसी शेड में आग लग जाती है उस जगह में। वहाँ से वो दोनों लड़ते लुड़ते तो बाहर आ जाते हैं, एक दूसरे को मारते घूरते। और जो वो लड़की होती है अंदर, वो अपने आप को खोल के किसी तरह वहाँ से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है। एमा और उस बुड्ढी में ऐसी लड़ाई चल रही होती है कि वो बुड्ढी इतनी खतरनाक हो गई होती है कि एमा पर हमले पे हमला, हमले पे हमला मारने जा रही होती है। एमा जो है खींच के उसी गड्ढे तक लेके जाती है उस बुड्ढी को जहाँ पर वो जो है नदी में गिर गई थी पहले ही। तो एमा जो होती है वो उस बुड्ढी का पैर अपने पैर से, मतलब उससे बांधती है जंजीर से, और खुद ही उस गड्ढे में जो है जंप कर देती है ताकि उसके सहारे वो बुड्ढी भी वहाँ पर डूब जाए। ये देखते हुए दूर से वो जो जवान लड़की होती है वो भागती हुई आती है एमा को बचाने के लिए। अब एमा अपनी अंतिम अंतिम टाइम में अपनी सांसों की परवाह ना करते हुए उस नदी में डूबने का सोच लेती है। चाह कर भी वो अब बच नहीं सकती थी, क्योंकि जो बुड्ढी थी उसके वेट से वो और नीचे दबती जा रही थी। उस आखिरी मोमेंट में वो अपने पति को याद करती है कि जिस नदी में वो अपने पति की अंतिम
चीज़ जो है अंतिम श्रद्धांजलि देने आई थी, उसी नदी में वो खुद ही अपनी अंतिम सांस ले रही होती है। वो उस अंतिम क्षणों में भी अपने पति को याद करते हुए मुस्कुराती है और कहती है कि मैंने वो वादा पूरा किया है जो उसने अपने पति से भी किया था और अपनी आखिरी सांस में उस लड़की से भी किया था कि मैं तुम्हें बचा कर रहूँगी। अब एमा तो नदी में डूब जाती है। मरती हुई एमा की जो कुछ चीज़ें हैं वो बाहर ही रह जाती है। उनमें से एक तस्वीर होती है जो उस लड़की जिसका नाम मिया होता है, जिसको बचाने के लिए उसने इतना सेक्रीफाइस किया होता है, उस मिया के हाथ वो तस्वीर लगती है जिसको ज़िंदगी भर एमा ने अपनी सीने से लगा कर रखा था, अपने से अलग नहीं कर सकती थी। उसमें उसके हस्बैंड और एमा की तस्वीर होती है। मिया उस तस्वीर को अब अपने पास रखती है क्योंकि उसको रखने के लिए अब दूसरा कोई है नहीं, और वो यही सोचती है कि एमा एक ऐसा फरिश्ता थी जो कि सिर्फ उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए ही यहाँ पर रुकी आई थी, वरना जहाँ पर वो एमी लड़की जो कैद थी वहाँ पर तो किसी भी इंसान का आना बिल्कुल नामुमकिन नहीं था। एक फरिश्ते की तरह एमा उस जगह पर आई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी, आपको इसका इमोशंस कैसा लगा, स्टोरी कैसी लगी, मुझे व्हाट्सअप मतलब मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। मैं ऐसी ही अलग अलग मूवीज़ की स्टोरी जो है आपको सुनाऊंगी अपने अंदाज में और आपका मनोरंजन करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रील में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल हरि ओम भक्ति रस में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं रिश्तों की कोई सीमा नहीं होती, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप किसी को प्रेम और सम्मान की भावना रखते हो तो फीलिंग्स का कुछ अंत नहीं होता है। मैं बात कर रही हूँ राम सीता की जोड़ी का। जब राम जी सीता जी को देखने गए थे तो उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि राम जी का असली रूप क्या है। एक भजन है जो मुझे बहुत प्रिय है और दिल को छू जाता है। जितनी बार मैं वो भजन सुनती हूँ मुझे लगता है मैं उसी स्क्रीन के अंदर राम सीता जी के पास पहुँच गई हूँ। भजन कुछ इस तरह है। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जो खड़ी थी खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को चंद अखियाँ लड़ी थी लड़ी रह गई। ये भजन कुछ ऐसा है जिसमें उन दोनों के प्रेम की भावनाएं कूट कूट कर भरी हैं। मैं चाहती हूँ, मैं इस वीडियो में ये प्रमोट करना चाहती हूँ कि आप इस भजन को एक बार आंखें बंद करके दिल से देखिए तो प्यार का कोई अंत नहीं दिखेगा आपको, प्यार की कोई सीमा नहीं दिखेगी। मैं हर प्रेम का एक संदेश राम सीता जी के प्रेम के साथ ही देना चाहती हूँ कि प्रेम ऐसा करिए कि सामने वाले में ही आप अपने आप को नज़र आए और अपने में ही सामने वाला नज़र आए। आपका प्रियतम जो आपका प्रेमी आपका पार्टनर है अपने आप में आपका पार्टनर नज़र आए और पार्टनर में आप खुद को देख सके। इस तरीके का प्यार होना चाहिए जो आज की दुनिया में तो होना पॉसिबल नहीं है, मगर फिर भी एक छोटी सी सोच है, एक छोटा सा तरीका है अपने को उस प्रभु से जोड़ने का, अपनी भावनाओं को और पवित्र और पावन बनाने का। तो ज़रूर देखिएगा इस गाने को। मेरी ब्लेसिंग्स उन छोटे जो आजकल के जेन ज़ी बच्चे हैं जिनकी सोच में थोड़ा पर्दा पड़ गया है, वो बच्चों के पास ये ज़रूर वीडियो जानी चाहिए। वो ज़रूर इससे प्रेरित होने चाहिए और अटैच भी ज़रूर होना चाहिए कि प्यार की असली परिभाषा क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।